नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की कक्षा में। आज हम पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप का पार्ट 2 पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग लर्निंग, जिसमें हमने पिछली कक्षा में देखा था बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम 50 एमसीक्यू प्लस 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू not only in writing tier 2 examination, rather it will be very helpful to you for descriptive question as well as for interview. So be here friends and let us begin with the class. Over to you Manish ji, please. थैंक यू सभी को एक बार पुनः नमस्कार। मैं शुरू करता हूं। मैं जैसा कि बात कर रहा था कि परंपरागत शिक्षण में हम देखते थे कि पहले क्लास में पढ़ा दिया जाता था और बाद में कुछ होमवर्क दे दिए जाते थे। बच्चा होमवर्क करके लाता था, कुछ लाते थे, कुछ नहीं लाते थे। पर जो मॉडर्न इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक है उसमें फ्लिप्ड क्लासेस आई, जिसमें पहले कुछ कंटेंट टीचर बना के, कुछ वीडियोस बना के स्टूडेंट्स को दे देता है। स्टूडेंट्स अपने क्षमता अनुसार उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको घर पर देख लेता है। फिर स्कूल में आकर के उस पर डिस्कशन, उस पर क्वेश्चनिंग और फिर उस पर जो भी टीचर अपना व्यू और अपना मटेरियल देना चाहता है दे देता है। शायद आरपी आनंद सर ऐसा ही चाह रहे हैं कि कुछ कंटेंट हम आपको पहले से दे लें ताकि हम उसको अगली क्लास में आसानी से जल्दी जल्दी निकाल सकें। और ये समय भी ऐसा ही रहेगा कि बेसिक चीजें हम आपको प्रोवाइड करा दें सर के माध्यम से, और जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, जो उसके की पॉइंट्स है, उसको हम क्लास में डिस्कस कर लें और बाकी जो क्वेश्चन वगैरह सर एमसीक्यू लेते हैं उसको करते रहें। मैं नेक्स्ट सर से कहूंगा स्लाइड स्टार्ट करें, क्योंकि जो आज का विषय है वो जो अभी तक हमने तीनों थ्योरीज पढ़ी थी उसमें से उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे, रोल ऑफ लर्नर्स, रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ प्रिंसिपल, तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हमने आपको बता रखी हैं। हम जल्दी जल्दी उसको कवर करेंगे क्योंकि समय भी कम है। जैसा कि हम बिहेवियरिज्म में पढ़े थे, मैंने कीवर्ड्स को मैंने कलरफुल बना दिया ताकि आपका ध्यान सीधे वहां जाए कि व्यवहारवाद में जो टीचर है वो सेंट्रल डायरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वही स्टिमुलस प्रोवाइड कराता है और वो क्या करता है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से परिवर्तित करता है। लर्नर्स जो है क्या होता है, वो पैसिव रिसिपिटेंट होता है। वो जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा वो एक्टिव नहीं होगा, रिइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। इन्वायरमेंट को के वातावरणीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ऐसा बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, मेजर किया जा सके, ऐसे बिहेवियर की बात इसमें कही जाती है। फोकसिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इमीडिएट फीडबैक, जैसे हमने रीइंफोर्समेंट दिया और उसके बाद तुरंत व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, वो क्या तुरंत सीखता है, तो इमीडिएट फीडबैक भी इस व्यवहारवाद की बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। इसमें जो प्रिंसिपल का रोल होता है, देखिए आप ओवरऑल सारे जितने भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, थॉट्स, थ्योरीज हैं, उसमें प्रिंसिपल का रोल जो है कॉमन होता है। वो स्कूल को की जितने भी डिसिप्लिन है उसको स्टेबलिश करता है, स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है। पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे इसमें स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन, ये सारी सिस्टम को वो स्टेबलिश करता है। मैं एक एक करके अगली स्लाइड पे जाऊंगा कि व्यवहारवाद में हमने पढ़ा था एसआर यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इसमें रोल ऑफ लर्नर्स यानी विद्यार्थी का रोल क्या है, रिएक्टिव रिस्पॉन्डर होता है, एक स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति होता है। और ये प्रतिक्रिया वो तब तक करता है जब तक अभ्यास के रूप में वो करता रहता है, जब तक उसका व्यवहार स्वयं अपने आप स्वचालित न हो जाए, यानी स्टिमुलस को देख देख के अपना रिस्पांस देना और तब तक रिस्पांस देना तब तक जबकि वो उसका बिहेवियर पर्सनल बिहेवियर के रूप में, जरूरत नहीं है कि वो स्टिमुलस हो ही। तो व्यवहार में हमने परिवर्तन किया और एज अ लर्नर वो रिएक्टिव रिस्पॉन्डर होता है। दूसरा रिसिपिटेंट ऑफ स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करने वाला है, यानी स्टिमुलस का जिस सबसे ज्यादा
प्रभाव किस पर पड़ता है? वो लर्नर पर पड़ता है। इसके बाद इमिटेटर होता है, वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है जो टीचर की मॉडलिंग है। मॉडलिंग का मतलब, अब मैं शिक्षक के रूप में आपके सामने कई तरह से प्रस्तुत होऊंगा, नाटककार के रूप में भी प्रस्तुत होऊंगा, इंस्ट्रक्टर के मतलब मैं अपना रोल चेंज करता रहूंगा, और मेरे रोल चेंज करने से आपके बिहेवियर पर इफेक्ट होगा। तो वो जो लर्नर होता है वो एक प्रकार का अनुकरण करता होता है, मतलब मैं टीचर्स के रोल को अनुकरण करता है। फिर उसके बाद फोकस ऑन आउटकम्स। हम सिर्फ और सिर्फ एज अ टीचर, हम सिर्फ और सिर्फ जो वो लर्नर का बिहेवियर है उसको एज अ रिजल्ट में, जैसे वो कितना याद कर पा रहा है और याद कर पा रहा है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो पा रहा है, उसको बार बार दोहराने के लिए उसको पुरस्कार मिल रहा है, तो वो रिवार्ड लेने के बाद उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो तीन चीज के रूप में हम बिहेवियरिज्म के रूप में लर्नर को हम देखते हैं। इसके बाद आता है रोल ऑफ टीचर। व्यवहारवाद में रोल ऑफ टीचर क्या है? बिहेवियर मैनेजर वो क्या करता है? व्यवहार का प्रबंधन करता है, मतलब व्यवहार तय करता है। एक्चुअली हम बार बार कह रहे हैं कि जो वातावरणीय व्यवहार है, जो ऑब्जर्वेबल व्यवहार है, वही व्यवहार इस वांछनीय होता है। इस कंडीशन में एक टीचर जो व्यवहारवादी शिक्षक है वो ये तय करता है कि वांछित व्यवहार क्या होना चाहिए। दूसरा, वो रीइंफोर्समेंट देने वाला होता है। आप सभी को पता है कि एसआर थ्योरी लागू होती है इस पे, तो रीइंफोर्समेंट इसमें बहुत जरूरी है, और रीइंफोर्स देने का काम टीचर करता है, चाहे वो वर्बल हो, चाहे नॉन वर्बल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे और भी ऐसी चीजें दे करके उसको रीइंफोर्स करता है। बार बार टीचर को ध्यान में रखना होता है कि रीइंफोर्समेंट देने का शेड्यूल क्या है, हर राइट रिस्पॉन्स पे दिया जाए, गलत रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्समेंट न दे, और रीइंफोर्समेंट के महत्व को बढ़ाए रखने के लिए, रीइंफोर्समेंट की वैल्यू को बनाए रखने के लिए राइट और क्लियर रिस्पॉन्स पर भी रीइंफोर्समेंट देने वाला हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मॉडलर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लास में एक मॉडल के रूप में हूं, और डेमोन्स्ट्रेशन में जब मैं करता हूं किसी एक्शन को, तो स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसका अनुकरण करते हैं। इट मींस यहां पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका एक मॉडलर की तरह है। वो अपने आप को अच्छी तरीके से व्यवहार सम्मत अनुशासित तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करे, क्योंकि बच्चा आपको भी एज अ स्टिमुलस प्रयोग कर रहा है, और उसी के रिस्पोंडेंट में आपको उसकी लर्निंग होनी है। उसके बाद जहां भी प्रशिक्षक की भूमिका होती है, एज ए इंस्ट्रक्टर की भूमिका होती है, वहां व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। और वो क्या करता है? छोटे छोटे अपने बड़े ग्रुप को या बड़े कार्य को, जटिल कार्य को छोटे 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 चरणों में विभक्त कर देता है, यानी छोटे छोटे स्टेप में, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉल, और छोटे छोटे स्मॉल टास्क में उसको तोड़ने के बाद उसको मैनेज करता है। इस तरीके से ये व्यवहारवाद में शिक्षक की भूमिका हुई। अब मैं बात करता हूं रोल ऑफ प्रिंसिपल। रोल ऑफ प्रिंसिपल्स इन बिहेवियरिज्म। सिस्टम डिजाइनर चूंकि कुछ संगठन जैसे केवीएस है, उसमें बहुत सारी चीजें हायरार्की में ऊपर से ही डिसाइड होती हैं। प्रिंसिपल सिर्फ उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। बिहेवियर मैनेजमेंट सिस्टम में पीबीआईएस, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है पीबीआईएस, और ये मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवहार प्रबंधन तकनीकी का सबसे अच्छा एग्जांपल है पीबीएस। पी फॉर मैच नहीं देखिए सभी लोग, पॉजिटिव। बी फॉर बिहेवियर। आई फॉर इंटरवेंशन। एस फॉर सपोर्ट। पूछा जाए बिहेवियर मैनेजमेंट सिस्टम कई प्रकार के ऑप्शन दें, तो एक पीबीआईएस ये एक बहुत अच्छा बिहेवियर मैनेजमेंट सिस्टम है,
और ये प्रिंसिपल को अपने पूरे स्कूल में, जिसमें हर एक व्यक्ति जो स्कूल की व्यवस्थाओं में इन्वॉल्व है उस पर ये लागू करता है, पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट्स। दूसरा, प्रिंसिपल का रोल क्या है? मॉनिटर। आप सभी को पता है, पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है। इवन ये भी मॉनिटर करता है कि जो रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, वो एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग दिया जाए। अगर रिइंफोर्समेंट में उसको रिवार्ड देना है तो रिवार्ड की, कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल स्कूल में कह देते हैं हमारे पास फंड नहीं है या ये जरूरी नहीं है, पर प्रिंसिपल को ये समझना चाहिए कि जब आप चाहते हैं कि वांछित व्यवहार परिवर्तन हो तो रिइंफोर्समेंट, जैसे सीएलए की एक्टिविटीज में उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। छोटी छोटी एक्टिविटीज में मंच पर अगर अच्छा किसी ने प्लेस पढ़ दिया है तो उस सारी चीजों पर ध्यान रखे, मॉनिटर करे, क्योंकि उसको इस बिहेवियर थ्योरी को भी अपनी क्लास में लागू करना है। फिर एक लीडर ऑफ डिसिप्लिन, आप सभी को पता है, जो अनुशासन है वो विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अलंकरण है, ऑर्नामेंट्स है। तो उसको बनाए रखने के लिए, डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए लीडर ऑफ डिसिप्लिन प्रिंसिपल को कहा जाता है। अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर आप विद्यालय के प्राचार्य हैं तो व्यवहारवाद की जो थ्योरी है उसको किन कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त समझेंगे? ये डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी बन सकता है। एक प्राचार्य के रूप में व्यवहारवाद की सिस्टम, बिहेवियरिस्टिक प्राइमरी थ्योरी को। क्लासेस। यस मैम। सर, प्राइमरी क्लासेस के लिए। क्यों? सर, मुझे लगता है कि जैसे बड़ी क्लासेस में जब हम मूव करते हैं तो बच्चा जैसे डिस्कवरी मोड में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मोड में ज्यादा सीखता है, तो वो खुद प्रयोग करता है। तो वहां पे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो है, हालांकि हर लेवल पे ये थ्योरी काम करेंगी, लेकिन जो छोटा बच्चा है ना सर, वो इमिलिएट करके और इमिटेट करके सीखता है। तो मुझे लगता है प्राइमरी क्लासेस के लिए ये ज्यादा अच्छा तरीका है। सर, अभी मेरी देवांगन सर से बात हो रही थी। डिस्क्रिप्टिव जब प्रश्न पूछा जाता है ऐसे, जहां आपके पास स्पेस बहुत कम होगा, आप जिस एग्जाम में बैठेंगे वहां डिस्क्रिप्टिव प्रश्न के लिए स्पेस लिमिटेड होगा, तो वहां आपको की पॉइंट्स, किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे, आपसे प्रश्न पूछा गया कि व्यवहारवाद के सिद्धांत को प्राचार्य के रूप में किन कक्षाओं में, तो सीधे सीधे आपका रिस्पॉन्स होगा प्राइमरी, या अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज डायरेक्ट आप लिखिए, ताकि आपको ये समझ में आए, सबको पढ़ने वाले को भी समझ में आएगा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो न्यू टर्मिनोलॉजी है उससे परिचित है। तो फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज, कारण क्या? क्योंकि यह थ्योरी एस और बॉन्ड पर निर्भर है, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर है, और छोटे बच्चे स्टिमुलस से ज्यादा रिएक्ट करते हैं, इसलिए यह थ्योरी प्राइमरी क्लासेस में ज्यादा अच्छी तरीके से एक प्राचार्य के रूप में मैं लागू कर सकता हूं। राइट? यस सर। यस सर। तो मैं साथ साथ ये भी बताते चलूंगा कि उत्तर देने में किन तकनीकी, ज्यादा व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं है, स्पेस, क्योंकि जो आंसर चेक करता है वो की पॉइंट्स चेक करेगा। तो आपसे स्टेज बता दीजिए, क्यों बता दीजिए, और इसकी विशेषता बता दीजिए। क्लियर इट? अब मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निक्स क्या है बिहेवियरिस्ट की? सबको पता है। पहला क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैंने पहले भी बताया था, कोई स्टार देना, कोई बैच दे देना। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? मैंने बात की थी, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा रिएक्शन ऐसा हो रहा है, हम चाहते हैं वो ना हो, तो टू डू समथिंग टू गेट समथिंग, एक तो पॉजिटिव हो गया। टू डू समथिंग टू अवॉइड समथिंग, ये निगेटिव रिइंफोर्समेंट है। कक्षा में अवांछित व्यवहारों को हटाने के लिए कुछ देना, कुछ ऐसे कार्य देना जिससे अवांछित व्यवहार हट जाएं, वहां पर हम निगेटिव रिइंफोर्समेंट का प्रयोग करेंगे। और जो व्यवहार उसका हो रहा है उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथन लाने के लिए, और ज्यादा मजबूती लाने के लिए हम वहां पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देंगे। क्लियर इट? यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक
ऐसे बच्चे को देना जो डिसिप्लिन नहीं है। ये किस प्रकार का रिइंफोर्समेंट का काम करेगा? Negative reinforcement. वेरी गुड। एक्स्ट्रा होमवर्क क्या होगा? Negative. पनिशमेंट। मैंने कल ही बताया था कि पनिशमेंट हमको किस संदर्भ में लेना है। एक्स्ट्रा होमवर्क दे देना उसके लिए पनिशमेंट का काम है। क्लियर इट? यस सर। यस सर। जैसे किसी बच्चे को इंटरवल ड्यूटी लगा दीजिए, क्लास मॉनिटर के पद को उससे छीन लीजिए, तो ये किस प्रकार का रिइंफोर्समेंट हुआ? किस प्रकार का टेक्निक हुआ? सर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। punishment. पनिशमेंट इज राइट। पनिशमेंट इज राइट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में टू डू समथिंग टू गेट समथिंग। ओके, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। अब जो मैं इसको समराइज कर रहा हूं, अगले स्लाइड पर जाने से पहले मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं कि बहुत सारी थ्योरी दी गई है, जिसमें व्यवहारवादी के रूप में आप पावलो को जानते ही हैं, स्किनर को जानते ही होंगे, थॉर्नडाइक को जानते ही होंगे और वॉटसन को जानेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म वॉटसन है। वॉटसन ये कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार के बच्चे दे दीजिए और बता दीजिए इसको ये बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर मैं बता दूंगा। वो कैसे बना पाएगा? वो स्टिमुलस, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस ऐसा देगा जिसको डॉक्टर बनाना है, उससे चर्चा, उसके सामने उसके पहनावे, उसके बाद में कहानियां, उसके सामने जो भी घटनाएं घटेंगी डॉक्टर से संबंधित घटेंगी। जिसको वो इंजीनियर बनाना चाहता है उसको ऐसा इन्वायरमेंट देगा, शुरू से ही मैकेनिकल रोल में रखेगा, बातचीत वैसा ही करेगा, उसको काम भी वैसा ही देगा। तो इन्वायरमेंट दे करके उसके बिहेवियर को चेंज कर देगा, और जब वो अच्छा बिहेवियर करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो उसको रिइंफोर्समेंट दे देगी। तो वॉटसन की थ्योरी थोड़ी सी टफ लगती है आज के जमाने में, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी बच्चे को हम कुछ भी बना देंगे, पर जब हम मानते हैं कि इननेट क्वालिटीज जो उसके अंदर वो आई है, सब कुछ सही है, बाकी जो चेंजेस आएंगे वो इन्वायरमेंट से आएंगे। तो रोल ऑफ लर्नर्स क्या हुआ? इस थ्योरी के अनुसार रोल ऑफ लर्नर्स क्या हुआ? एक्टिव और पैसिव? सीधे बताइए। Passive learner. वो डिपेंड किस में कर रहा है? स्टिमुलस पर। अगर Stimulus स्टिमुलस नहीं पर। मिलेगा, रिइंफोर्समेंट नहीं बोलेगा, तो वो एक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं चिल्ड्रन वर्क्स फॉर रिवॉर्ड। बच्चे रिवॉर्ड के कारण, रिवॉर्ड कुछ पाने की इच्छा में प्रतिक्रिया करते हैं और सीखते हैं। ठीक है। रोल ऑफ टीचर क्या होगा? रोल ऑफ टीचर क्या होगा? बिहेवियर मैनेजर है, प्रोवाइड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाला और मॉडल और मॉडलर। प्रिंसिपल का रोल क्या होगा? सिस्टम डिजाइनर। सिस्टम मॉनिटर होगा, System designer, monitor, leader of discipline. ऑफ डिसिप्लिन। अच्छा, अब मैं जो क्रिएटिव थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, तो जब आप सब कुछ समझ गए हैं, तो व्हाट इज नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन बिहेवियरिज्म? व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से आपको कैसा लगता है कि शिक्षक और विद्यार्थी का रिलेशनशिप कैसा होगा इनके अनुसार? Sir, child is a responder and the teacher acts like a reward provider. Yes. और टीचर सेंटर्ड होगा। Learner is passive recipient. वेरी गुड। और Here the तीसरा? role of teacher is more important because he is providing reinforcement to the students, and the students are behaving according to the reinforcement. अच्छा रिजल्ट, व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से अच्छा रिजल्ट कब आएगा? व्यवहारवादी दृष्टिकोण में जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का बॉन्ड अच्छा होगा। क्लियर इट? Yes, sir. Good bond between teacher and students leads to
गुड रिजल्ट इन बिहेवियरिज्म। दैट्स ऑल। अच्छा, क्लासरूम कैसा होगा? टीचर सेंटर्ड। और कोई बताए? स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर तो नहीं होगा। एक्टिविटी बेस्ड। स्टूडेंट सेंटर नहीं होगा। Child centered. चाइल्ड सेंटर भी नहीं होगा। Such kind of a classroom is only teacher centered because teacher is controlling all the conditions for making a desired behavior out as an outcome. Yes, yes, very good. Environment of class is decided to. क्लास का वातावरण डिसाइड कौन करेगा? टीचर। क्लास का वातावरण अपने स्टिमुलस से, अपने रिइंफोर्समेंट से कौन बनाएगा? टीचर। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करेगा। ठीक है। मेथड क्या यूज होगा? ऐसी बिहेवियरिज्म में कुछ लिमिटेड मेथड यूज हैं, जैसे ड्रिल है, रिइंफोर्समेंट थ्योरी है, और रेगुलर रिव्यू। कल हमने रिव्यू, प्रैक्टिस and immediate feedback, and then again repetition and habit making. वेरी गुड। तो इस तरीके से आज का जो ये कंटेंट था वो पहले दिन के कंटेंट से निकाल करके आप अपने कॉग्निटिव से सोच करके उस पे लॉजिकल थिंकिंग दे करके तैयार करेंगे। ऐसी सिचुएशन देगा, आपको बार बार थ्योरी के बेस में जाना होगा और तब आंसर देना होगा। ठीक है, आगे चले। यस सर। ओके, अगली थ्योरी है जिसको आप सबने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि लर्नर्स इसमें एक्टिव प्रोसेसर होता है, इंफॉर्मेशन और कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग, व्हाइल द टीचर एक्ट्स द फैसिलिटेटर और मीडिएटर गाइडेड कॉग्निटिव प्रोसेस, एंड द प्रिंसिपल एंश्योर द research rich environment supporting mental growth. The focus is on internal mental structure, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कीमा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट जस्ट बिहेवियर। अब बिहेवियरिज्म क्या कहता है? सिर्फ बिहेवियर की बात करता है, वो भी मेजरेबल बिहेवियर, बट यहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जल्दी से संज्ञानवाद को अपने माइंड में एक बार थोड़ा सा घुमा लीजिए। किन किन बातों की बात की गई थी? मेंटल ऑपरेशन करता रहता है, कौन करता रहता है? बच्चा करता रहता है। ठीक है, स्कीमा का कंस्ट्रक्टर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, मेटाकॉग्निशन, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है? लर्नर एक्टिवली इंगेज इन प्रोसेसिंग। इट मींस उसके माइंड में इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें उसके संज्ञान में भरी हुई हैं। अब वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्ट्रक्चरिंग करता है, और कैसा जो इंफॉर्मेशन है उसको स्ट्रक्चर करता है। तब जाकर के वो क्या कहलाता है? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। चुपचाप बैठा है इंफॉर्मेशन लेके दिमाग में, न उसको किसी अन्य चीजों से जोड़ रहा है, न लॉजिकल रूप से वो देख रहा है, तो उसको हम एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे। तो संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिज्म के थ्योरी के अनुसार जो पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी मैंने पढ़ाई थी स्टेप वाइज, वो डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, बात समझ में आई? ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की थ्योरी है जो यहां पर मैं समझाऊंगा। इसमें पियाजे की उस थ्योरी को यूज किया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो स्टेप वाइज है, और यहां एक लर्नर, एक टीचर का रोल क्या है, उसमें लर्निंग का ऑपरेशन कैसे होता है, वो इसकी बात करता है। दूसरा है स्कीमा कंस्ट्रक्टर। अब जैसे स्कीमा का कंस्ट्रक्शन किसके माइंड में होता है? बच्चे के माइंड में होता है। दे बिल्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज टू द इंटरप्रेट न्यू इंफॉर्मेशन एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। यानी जो सूचनाएं पूर्ण रूप से उसके दिमाग में है, उस सूचनाओं का वो सक्रिय संसाधक है, मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसिंग करता है, और अपनी सक्रिय सहभागिता प्रस्तुत करता है। स्कीमा का निर्माण करने वाला होता है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्वर,
समस्या का समाधान करता है। क्यों? क्योंकि समस्या उसके मस्तिष्क में आई, उसके सामने आई और वो कई तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है। हाइपोथेटिकली वही सॉल्व कर सकता है और किसी अन्य क्लू के द्वारा। अब यहाँ पे जो समझ में वर्ड आया है मेटाकॉग्निशन, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते, थोड़े थोड़े तरीके से बता सकता हूं कि जब हम कहते हैं कि सोचने के बारे में सोचना, क्या? सोचने के बारे में सोचना, इसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन एक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया। जैसे अगर आप सभी हैं, लिख रहे हैं, सभी की राइटिंग अच्छी है, पर आप सभी अपने आप को असेस किए होंगे ना कि मुझे याद कैसे होता होगा। कुछ लोगों को लिखकर याद होता होगा, कुछ लोगों को बोल करके याद होता होगा। तो ये कौन तय करता है कि मुझे जल्दी कैसे याद होता है? जैसे ममता मैडम या अमित सर, आपको कोई चीज याद कैसे होती है, ज्यादा जल्दी कैसे याद हो जाती है? कोई बताएगा? सर जब मैं खुद पढ़ती हूँ तब। जब उसको रीड करते हैं सर इटरेटिवली। तो ये जब बात 2-3 बार पढ़ते हैं तो ये बात आपको किसी टीचर ने बताई है या आपके बताई है? नहीं सर, ये अपना है। नहीं सर, ये मेरा ओन मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसी को बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। आपने ये तय किया है कि मुझे कोई चीज जल्द कैसे आएगी, ठीक है? सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना, ये आपका मेटाकॉग्निशन है। अच्छा ये बताइए, किसी को गणित कैसे ज्यादा समझ में आती है? कुछ लोगों का तय होगा ना, यार मुझे बार बार पेन से लगा दे या कोई मुझे बार बार समझा दे, ठीक है? दूसरी चीज मेटाकॉग्निशन में एक स्टेप और आता है, प्लानिंग। जैसे आप कोई नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया या यही इसी चीज की तैयारी करना शुरू किए, तो आपने अमित जी माइक बंद कर ले। हाँ, कुछ लोग ऐसे तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं फिर डिसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि पूरा उसका कैरिकुलम उठा लेते हैं और उसको टिक कर लेते हैं, भाई ये चीजें मुझे पहले पढ़नी है। तो मेटाकॉग्निज्म में आपकी अपनी प्लानिंग भी होती है, या प्लानिंग आपकी होती है। देवांगन सर ने एक प्लानिंग दी है, पर उसमें भी एक आपकी प्लानिंग बन जाएगी, ये आपका मेटाकॉग्निजन है। फिर उसके बाद जब आप मेटाकॉग्निजन में एक और स्टेप आता है कि आप अपने काम को चेक करते हैं करने के बाद। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जल्दी समझ जाएंगे। मैं अपना लेक्चर दिया, सर ने वीडियो बनाया, पता है आपके वीडियो बनाने के बाद रात में 11 बजे मैं खाना खा के अपने वीडियो को पूरा देखता हूं, किन शब्दों का प्रयोग मैं सही जगह नहीं किया या किस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं अपने लेक्चर में, कौन सी चीज रह गई है। यानी अपने काम को एक तो करने के दौरान चेक करना, जो मैं अभी खुद कर रहा हूं, बोलते समय मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा इसको खींचू नहीं, बहुत ऐसी चीजों को कॉपी नहीं करूं जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो किसी काम को करने के दौरान बार बार चेक करना, या काम कर लेने के बाद चेक कर लेना कि ये काम सही किया या गलत हुआ, या मेरे काम करने की जो स्पीड है या मेरे जो प्रेजेंटेशन की स्पीड है वो कैसी है। तो ये तो मेरा मेटाकॉग्निजन है। इसी तरह हर बच्चे का, हर लर्नर का एक अपना मेटाकॉग्निजन होता है। टू थिंक अबाउट थिंकिंग, यानी उसको ये सोचना कि कोई चीज उसको कैसे वो सीख पा रहा है, कोई चीज आसानी से वो कैसे कर पा रहा है, कौन सा वातावरण, कौन सा विषय, कौन सा शिक्षक उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। क्लियर इट? आगे चले? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ टीचर। देखिए कल की स्लाइड में मैं कहा था कि एक गाइड के रूप में होता है, यहाँ फैसिलिटेटर, मेडिटेटर कई बार रुपया दिया है, कई रूप में दिया है, पर जो मैंने कल टर्मोलॉजी यूज की थी वो कंफ्यूजिंग टर्मोलॉजी नहीं है, और जगह आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एज इट इज स्टुमुली प्रोवाइडर बिहेवियरिज्म में, रोल ऑफ टीचर एज अ गाइड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव थ्योरी में, और कंस्ट्रक्टिव में एज अ फैसिलिटेटर। अंदर लिखा भी है, टीचर गाइड द स्टूडेंट थ्रू द लर्निंग प्रोसेस, हेल्पिंग देम मेक कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड नॉलेज। इसके बाद ऑर्गेनाइजर ऑफ कंटेंट क्या करता है, वो
कंटेंट का ऑर्गेनाइजर होता है, टीचर ऑर्गेनाइज करता है लॉजिकली मीनिंगफुल सीक्वेंस, फैसिलिटी, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या करता है टीचर? स्ट्रेटेजी, वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी प्लान करता है। और कॉग्निटिव थ्योरी में दो तरह की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला माइंड मैप और दूसरा है मिनेमोनिक। पहले हम माइंड मैप की बात करते हैं कि माइंड मैप क्या होता है। देखिए, आपके पास कोई थ्योरी है, पहले हमारे समय में हाई स्कूल में, इंटर में कोई टीचर बोलते थे कोई आंसर आता है तो उस इस आंसर का कोई चित्र बना दो, कोई रेखा चित्र बना दो, टीचर देखते ही उस पर नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। यानी कोई चीज आपके विचार में है और उसको विजुअल भी प्रेजेंट करना है। जैसे इन्वायरमेंट बीच में लिख दिया और उसके चारों तरफ गोला बना के लाइन खींच दिया और उसमें आप इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, पेड़ है, झील है, नदियां है, स्ट्रक्चर खींच दे रहे हैं, फिर ह्यूमन बॉडी। यस, इस तरह से एक माइंड मैप तैयार करना। दूसरी चीज क्या है कि अपने वर्बल पॉइंट्स को विजुअल पॉइंट में चेंज करना, इसी को माइंड मैप्स कहते हैं। क्लियर इट? यस यस सर। आगे चल रहा हूं। दूसरा है मिनेमोनिक्स। मिनेमोनिक्स का मतलब होता है जब आप कई माइंड्स, हम मेमोरी, जिसको स्मृति विज्ञान कहते हैं, सॉरी स्मृति विज्ञान, यानी ये स्मृति कैसे काम करती है, स्मृति मेमोरी कैसे बनी रहती है, या स्मृति को और अच्छा बनाने का क्या तरीका होता है, इसी के विज्ञान को बोलते हैं मिनेमोनिक्स। जैसे मान लीजिए कोई जानकारी है, सबको याद रखने की, हर इंफॉर्मेशन को याद रखने की अलग अलग तरीके होते हैं। आप सभी को पता होगा ना, जैसे आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तो फॉर्मूला बना लेते थे सर। जैसे वो मैथ्स के सब्जेक्ट में वो हर बोले करके एक है ना थ्योरम वाला कुछ, मैथ्स के टीचर जानते हैं। विज्ञान में वो जो क्रम है, बैजानी, हैप्पी नाला, बैगनी, जामुनी, इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं ना, विब्योर। सर ये टेक्निक केमिस्ट्री वाले लोग बहुत यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों को पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स लर्न करवाने होते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? किसी चीज को याद रखने की जो तकनीक है उसी को मेनोमोनिक्स कहते हैं। इसमें किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बना देना, किसी को कविता में याद करके बना देना, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बचपन में मैंने भी बनाया था कि ये गुलाब जल में फिर खिल गया होता, तू जो हिज्र में दिल बहला लेती। और इसको मेरे पिताजी ने पढ़ा और बोला कि यही सब सैरोबाजी करिए, आप सिविल की परीक्षा निकालेंगे क्या। जबकि मैंने लिखा था ये गुलाब जल में फिर खिल गया होता। साइंस हिस्ट्री का कोई टीचर है तो समझ रहा होगा। गुलाब वंश का संस्थापक ये गुलाब कुतुबुद्दीन ऐबक, जल में फिर खिल गया होता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक। तू जो शायद हिज्र में सैयद वंश का तुगलक, इस तरीके से हिज्र में दिल बहला लेती, बहलोल ले दी खिज्र खां। तो इस तरह का मैंने एक फॉर्मूला, मैं पिटाई भी खाया था, पर शायद ये बात पता चलती पहली बात तो पिताजी को भी बता पाता कि ये एक प्रकार का मिनोमोनिक्स है, स्मृति में याद रखने का एक तरीका है। फिर आप राइम्स का भी यूज कर सकते हैं, चंकिंग का भी यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे। जैसे आपको किसी को अपना आधार कार्ड याद है, आधार कार्ड नंबर? जी सर याद है, बिल्कुल याद है सर। आधार कार्ड उसमें अपने कुछ डिजिट्स का, कोड का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है, 4 डिजिट लिखते हैं ना, 4 डिजिट। जी सर, इसी को चंकिंग बोलते हैं। बड़ी सी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके याद करना। तो कुल मिला के मैं समझ गया हूँ, आप समझ गए होंगे माइंड मैप्स क्या है। विचारों को, थॉट्स को पिक्टोरियल फॉर्म में या विजुअली किसी चीज को प्रदर्शित करना। और मिनोमिनिक्स क्या मतलब स्मृति विज्ञान, जिसे कहते हैं कि स्मृति में या मेमोराइज करने के लिए अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसको एक एक्रोनॉमिक्स बोल सकते हैं, एक्रोसिस्टिक्स बोल सकते हैं, जैसे हम काव्यात्मक तरीके से उसको बना सके, राइमिंग कर सकते हैं। क्लियर इट? आगे चले। यस सर। ऐसे ही सर एक सर हिस्ट्री में है सर। यस सर। पूरा मत मानना। ऐसे ही सर एक हिस्ट्री में है सर, बाबर के ऊपर जो वो वॉर होते हैं, पानीपत का युद्ध, आगरा का युद्ध और जो है खानवा का युद्ध। तो उसके लिए बोला जाता है कि बाबर ने पहले पानी पिया, फिर खाना खाया और फिर घर चला गया।
बहुत सारी ऐसी सीक्वेंस याद करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और सबके ये एक अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, दूसरे का तरीका आप पर सेट नहीं होता। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी जो एज अ टीचर ये कहती है कि टीचर क्या करता है, माइंड मैप बनाता है, यानी विचारों को की एक मैपिंग कर देता है, बच्चे आसानी से उसको समझ लेते हैं, फिर बच्चों के सामने अलग अलग तरीके से कंटेंट को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अब जो मैंने कल पहले दिन एक्सप्लेन किया, दूसरे दिन किया और आज मैं कर रहा हूं, ये पीपीटी मेरी खुद की बनाई हुई है, अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया गया है, अपने कंटेंट को उठा करके पीपीटी में। तो धीरे धीरे मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाने की, अभी जैसे समय कम हुआ है इसको और शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, तो ये मेरी टेक्निक होगी, इस टेक्निक का यूज करूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। इसी तरीके से टीचर की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन स्ट्रेटेजी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ अ कॉग्निटिव टीचर। एक संज्ञानवादी शिक्षक क्या सोचता है, किस तरह से पढ़ाता है। अगला टॉपिक पॉइंट्स है एक्टिवेटिंग पीरियर नॉलेज। आप सभी को मालूम है, इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ था कि एक कॉग्निटिव थ्योरी में पीरियर नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंट है। एक शब्द आया इसमें KWL, आप देख रहे हैं, टीचर यूज टेक्निक लाइक KWL। अब मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया, मेनोमोनिक कर दिया इसको। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन जो सिस्टम है वहां पर। K फॉर व्हाट आई नो, व्हाट, मेरे साथ बोलिए, व्हाट आई नो। दूसरा W का मतलब है व्हाट आई वांट टू नो, What I want to know. ठीक है। और तीसरा है व्हाट आई लर्न, मैं क्या जानता हूं, क्या जानना चाहता हूं और मैंने क्या सीखा। ठीक है, इसको बोलते हैं KWL टेक्निक्स। ठीक है, अब ये जो व्हाट आई नो है, ये क्या है, यही पीरियर नॉलेज है। क्लियर इट? जी जी। हाँ, ये वही स्कीमा है जो पहले से उसके दिमाग में है। इसी में अब व्हाट आई वांट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूं और मैंने क्या सीखा। इस टेक्निक का प्रयोग कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में हम करते हैं। क्लियर इट? यस सर, यस सर, एक्सीलेंट, यस सर, एक्सीलेंट सर। एक्चुअली ये एक प्रकार का ना ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है। आपने बोला था कुछ, एल किस चीज के लिए आया सर? एल व्हाट आई लर्न, सर ने लिख दिया व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो एंड व्हाट आई लर्न। फर्स्ट फोर में आ गया ना, व्हाट आई लर्न। यस मैं क्या सीखता हूं। ठीक है, आगे बढ़ूंगा सर। मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा, मैं तो क्या सेकंड जानता हूं। फॉर्म मेरा वही कंफ्यूजन था सर, सेकंड फॉर्म लो फिर इसमें व्हाट आई लर्न। अच्छा, सर ने वहां व्हाट आई वांट टू नो, सर व्हाट आई लर्न होगा, ये व्हाट आई लर्न होगा, मैंने क्या सीखा। ओके सर, ठीक, वेरी गुड। अब इसको और समझने के लिए वो ZPD आपको याद है? जोन ऑफ जी सर। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यस सर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, व्हाट आई नो वो ए वाला घेरा है, व्हाट आई वांट टू नो क्या जानना चाहता हूं वो बड़ा वाला घेरा है, उसके बीच में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। क्लियर इट? यस सर। और ये जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तब क्लियर होता है, जो उसकी क्षमता होती है वो सीख लेता है। व्हाट आई लर्न। यस, आगे चलें। रोल ऑफ प्रिंसिपल, आप सभी जल्दी जल्दी बोलते जाएं। रिसोर्स प्रोवाइडर, कॉग्निटिव लर्नर वाले इन्वायरमेंट में किस प्रकार का रिसोर्स होना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है आप सभी के लिए। एक संज्ञानवादी
वातावरण में प्रिंसिपल किस प्रकार के रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है? सर थॉट प्रोवोकिंग, जो कि बच्चे को और डीपली सोचने में, डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचने पर मोटिवेट करे। यानी टीचिंग एड्स क्विजेस की फॉर्म में, ऐसे पजल्स की फॉर्म में कोई चीजें प्रेजेंट करना जिससे कि बच्चा वो प्ले वे जैसे। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल अपने स्कूल में किस प्रकार के रिसोर्स उपलब्ध कराए। आपके सामने तो ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकता है ना, जिसमें ये सब टेक्निक्स यूज करने के लिए फैसिलिटेट करे कि ये टेक्निक्स के लिए मतलब ये सब चीजें प्रोवाइड। आईसीटी, अच्छा, इंटरेक्टिव पैनल, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं कि बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करें और अपने आप में डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच करके उसके लिए तैयार हो सकते हैं। एक बार केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक के अनुसार विद्यालय में जो नई नई योजनाओं के अनुसार चीजें आ रही हैं, लग रही, उनका ध्यान करिए। कोई लैब है आपके यहाँ? अटल टिंकरिंग लैब। आई वांट, मतलब मैं ये सुनना चाहता हूं इस प्रकार के एग्जांपल जो आप ही उत्तर दे सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय का ही शिक्षक दे सकता है और नवोदय का, बाहर के बच्चे टीचर्स नहीं दे सकते। तो इसलिए इस तरह के उदाहरणों का प्रयोग करिएगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एमडीपी भी शामिल हो सकता है सर इसमें। क्या सर? एमडीपी, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ प्रिंसिपल क्या क्या रिसोर्सेज अपने स्कूल में चाहेंगे कि लगे? एक स्टेम करके एजुकेशनल प्रोग्राम भी ऐड करवाए जा सकते हैं। स्टेम करके कोई प्रोग्राम चला है ऐसा कुछ जानते? जी। टॉय लाइब्रेरी का नाम सुना है आपने? टॉय लाइब्रेरी सर बाला भी है, बाला है, टॉय लाइब्रेरी। पीएमसी स्कूलों में बहुत सारे ऐसे चीजें आई हैं जिसको हम जोड़ सकते हैं। यानी एक प्रिंसिपल के रूप में आप जो भी इनोवेटिव रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको अपने विद्यालय में लाना, उसकी ट्रेनिंग कराना, टीचरों के इनोवेटिव प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन देना, ये सारी चीजें प्रिंसिपल का रोल है एक कॉग्निटिव एनवायरनमेंट में। आगे बढ़ूं जी। करिकुलम डिजाइनर, मैं करिकुलम डिजाइनर में प्रिंसिपल का रोल केवीएस में जब सलाह मांगी जाती है, ये एनसीईआरटी और लोगों से सलाह मांगी जाती है तब तो समझ में आता है, पर जब करिकुलम पहले से ही डिजाइन हो। अच्छा, एक चीज कोई बताएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? सर करिकुलम काफी वाइड होता है, सिलेबस उसका एक पार्ट है। करिकुलम में सर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। सिलेबस करिकुलम में एक्चुअली सोशल गेम्स एट द लर्निंग प्लेस। Curriculum means everything hidden over everything. Provide those experiences अभी मैं in a systematic way. मैं दो वर्ड बोलूंगा। एक कोर्स है और एक है सब्जेक्ट। करिकुलम रिलेटेड टू कोर्स एंड सिलेबस रिलेटेड टू सब्जेक्ट। क्लियर इट? अब सारी एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाएंगी। करिकुलम किसी कोर्स का होता है। जैसे कक्षा 10वीं का स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा उसे प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें, ये सब करिकुलम का हिस्सा है। लेकिन इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग, ये लेसन, वो लेसन है, ये उसका सिलेबस है। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, लेकिन पूरे कोर्स का करिकुलम होता है। तो बस करिकुलम सी से शुरू होता है और कोर्स भी सी से शुरू होता है, सब्जेक्ट भी एस से शुरू होता है और सिलेबस भी एस से शुरू होता है। ठीक है, आगे चलो। करिकुलम डिजाइनर के रूप में प्रिंसिपल का रोल, वो चाहे तो उस करिकुलम में सपोर्ट कुछ सजेशन दे सकता है, पर केवीएस और एनवीएस में करिकुलम डिजाइन बहुत ऊपर की हायरार्की से होता है, पर वो कोशिश करता है कि करिकुलम में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन सारी चीजों का ज्यादा प्रयोग हो। पेडागॉजी इंप्लीमेंटेशन भी सर। हाँ, आगे बढ़े। इन्वायरमेंट क्रिएटर, अभी एक प्राचार्य के रूप में
आप अपनी इस विद्यालय में देख रहे होंगे कितनी भी नई टर्मोलॉजी आ जाए, फिर भी टीचर कुछ दिन बाद अपने पुराने तरीके पर ही चला जाता है, क्योंकि जिन माध्यम से वो ट्रेंड होके आया है, जिन माध्यम से बीएड और माइक्रो टीचिंग करके आया है, वहां उन चीजों को उसके व्यवहार में उसको एडजस्ट नहीं करने का मौका मिला, तो वो पुराने ढर्रे पे चला जाता है। पर प्रिंसिपल को चाहिए कि बार बार इस तरह के ट्रेनिंग, वर्कशॉप प्रयोग में लाते रहे, ताकि शिक्षक आदी हो जाए उन चीजों का अपनी क्लास में प्रयोग करने का। क्लियर इट? फोस्टर एटमॉस्फेयर दैट encourage द क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशंस, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इस तरह के वो, जैसे कई विद्यालयों में बहुत अच्छे प्रिंसिपल होते हैं, वो हर तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज को विद्यालय में करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और उनको कहते भी हैं, चाहे हिस्ट्री का टीचर है, चाहे वो विज्ञान का टीचर है, कि आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल कराइए, कुछ ऐसी क्वेश्चनिंग का आप क्विज वगैरह कराइए। तो ये सारी चीजें प्राचार्य की भूमिका में आता है, जो कॉग्निटिव इन्वायरमेंट देने और उसको तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। आगे चलें, समरी टेबल, इसको आप सभी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। लर्नर, टीचर और प्रिंसिपल। तो लर्नर क्या होता है कॉग्निटिव एटमॉस्फेयर में? एक्टिव प्रोफेसर, नॉलेज कंस्ट्रक्टर, प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड टीचर का रोल क्या होता है? मीडिएटर, ऑर्गेनाइजर, यानी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी कौन लाता है? टीचर। और कॉग्निटिव ऑपरेशन कहां होता है? लर्नर के माइंड में। लर्नर के माइंड में कॉग्निटिव ऑपरेशन चलता रहता है। हर लर्नर का अपना अपना कॉग्निटिव ऑपरेशन अलग अलग चलता है। ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? रिसोर्स प्रोवाइडर होता है। ठीक है। एक्टिव लर्निंग दो जगह मिलेगी, एक्टिव लर्नर और एक्टिव लर्निंग, वो कॉग्निटिव्स में भी मिलेगी और कंस्ट्रक्टिव्स में भी मिलेगी। पर पैसिव लर्नर जो होता है वो बिहेवियरिज्म का लर्नर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। सर क्या हम इसको नीचे से अगर चले, प्रिंसिपल जब रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उन रिसोर्सेज को मिलाकर टीचर जो है चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, तब कहीं जाके बच्चा अपने प्रोसेसर में उसे प्रोसेस कर पाता है और वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाता है, तब कहीं जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। ये कॉग्निटिव्स के लिए है, कॉग्निटिव एटमॉस्फेयर के लिए है। इस चीज का ध्यान रखें, हर जगह ये लागू। देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल की क्वालिटी तो है, पर आपको देखना है वो प्रश्न कैसा पूछा है। एक संज्ञानवादी वातावरण में प्राचार्य की भूमिका, या एक संज्ञानवादी कॉग्निटिव एटमॉस्फेयर में रोल ऑफ स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तब आपको तुरंत कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निटिव थ्योरी के कीवर्ड्स का यूज करते हुए लर्नर को एक्सप्लेन करना है। वहां टीचर और प्रिंसिपल के बारे में मत लिखिएगा, क्योंकि वो पूछ ही रहा है सिर्फ और सिर्फ लर्नर के बारे में। तो एक्टिव प्रोसेसर, नॉलेज कंस्ट्रक्टर, प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है जी जी जी। प्रश्न का निर्माण ऐसे ही होगा। कॉग्निटिव एक प्रिंसिपल है जो बिहेवियरिज्म को सपोर्ट करता है, उसके अनुसार बच्चा क्या होगा, एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। चूंकि एटमॉस्फेयर ही स्टिमुलस है और उस स्टिमुलस से ही रिस्पॉन्स होगा, तो विद्यालय का वातावरण ऐसा रखे कि बच्चा हर जगह उस स्टिमुलस से, दीवारों पे आप चित्र लगा दीजिए अच्छे अच्छे, और किसी पूर्व छात्र के बारे में लिख दीजिए कि वो सन इसमें ये था और एनडीए का वो फाइटर पायलट बन गया, उसके लिए वो स्टिमुलस का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? विद्यालय की दीवारों पर लगा हुआ विद्यार्थियों का ईयर वाइज अचीवमेंट नेम बच्चों के लिए किस प्रकार का काम करेगा? स्टिमुलस। आप अपने विद्यालय में कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करिए। अच्छा, ये तो स्टिमुलस का काम करेगा, अरे वाह, ये तो रिवार्ड का काम करेगा। बच्चा अगर विद्यालय के बाहर किसी प्रतियोगिता में, किसी बॉक्सिंग या किसी और प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके कोई मेडल लाया है और उसे पुनः विद्यालय में आप अवॉर्डेड कर दीजिए, तो वहां वो जो रिवार्ड है रिइंफोर्समेंट का काम करेगा। क्लियर इट? यस सर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
मैंने टारगेट लिया था 1 घंटे में, थोड़ा सा रह गया। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? इसमें जो लर्नर होता है वो एक्टिव क्रिएटर ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। एक्सप्लोर करता है, कोलैबोरेट करता है और रिफ्लेक्ट करता है, अपनी समझ को बिल्ड करता है। टीचर क्या होता है? एज अ फैसिलिटेटर होता है और वो इसको फोल्डिंग करने वाला होता है। इंक्वायरी बेस्ड जो टीचिंग होती है, लर्निंग होता है, उसमें इंक्वायरी के जो क्वेश्चन रेज करने वाला होता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से बच्चों को जोड़ने वाला होता है। प्रिंसिपल का रोल क्या होता है? सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट सेंटर। चूंकि स्टूडेंट सेंटर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लर्नर जो है पूरी तरह से एक्टिव है और नॉलेज का क्रिएटर खुद है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर प्रिंसिपल इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब कि कोई भी बच्चा या शिक्षक कुछ अलग तरीके से सीखने की व्यवस्थाएं लाकर देता है तो प्रिंसिपल उस लर्निंग एनवायरनमेंट में उस इनोवेटिव थिंकिंग को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए रिइंफोर्स करके और ऐसी व्यवस्था दे जहां वो सब सीख सकते हैं। मैं एक एक करके बात करूंगा। कंस्ट्रक्टिविज्म का जो लर्नर होता है कैसा होता है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स, सभी ध्यान दें। पहला पॉइंट है एक्टिव कंस्ट्रक्टर, यानी वो एक्टिव होगा तभी कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी का यह मानना है कि इसमें लर्नर को एक्टिव होना जरूरी है और एक्टिव नहीं होगा तो अपने नॉलेज को खुद नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, किसी और के नॉलेज को बस एज इट इज रट लेगा, ठीक है। दूसरा है कोलैबोरेटर और एक्सप्लोरर। वो कोलैबोरेट करेगा, स्टूडेंट इंगेज इन अ ग्रुप डिस्कशन एंड वो क्या करेगा? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, सोचेगा और उसके बाद निर्णय लेगा। अच्छा, एक जो मैंने बताया था कि फ्लिप्ड क्लासेस हैं, तो फ्लिप्ड क्लासेस में यही होता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ ऐसा दे दो और वो घर पर जाए, उसके बारे में तरह तरह से सोचे, फिर आके क्लास में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बात रखे, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटेड, जब खुद ही नॉलेज का बिल्डर है, खुद ही क्रिएट कर रहा है तो रेगुलेट भी खुद से होगा। लेकिन बार बार शिक्षक को ध्यान में देना होगा कि लर्नर कुछ रॉन्ग पाथ या रॉन्ग नॉलेज को कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा है, तो बीच बीच में उसको जहां उसको जरूरत पड़ेगी, उसको चाहे रिसोर्सेज की जरूरत पड़े, चाहे एक्स्ट्रा बुक की जरूरत पड़े, वो बीच बीच में फैसिलिटेट करता रहेगा। नेक्स्ट, आगे दो टर्म याद कर लीजिए, एक्टिव लर्नर एंड नॉलेज कंस्ट्रक्टर। रोल ऑफ टीचर, फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करेगा सारे जो भी सिचुएशंस हैं, चाहे कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी है और चाहे रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीजें फैसिलिटेट करेगा। डिजाइनर ऑफ एक्सपीरियंस, इंक्वायरी बेस्ड इन एक्टिविटीज या रियल वर्ल्ड सिनेरियो में उसको अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए वो पहले से सारी सिचुएशनल मैपिंग को डिजाइन करेगा ताकि बच्चा उसमें एक्टिवली स्टेप बाय स्टेप जाकर के सीख सके। एस्केप फोल्डर की मैंने बात की थी। एस्केप फोल्डर का आपको पहले भी बताया था कि थोड़े देर के लिए हेल्प करना फिर हट जाना, थोड़े देर के लिए हेल्प करना, और टेम्पररी सपोर्ट की भी हमने बात की थी। और वो जो गैप है, जो जीपीडी में वो गैप है, जोन है, उसको भर सके इसके फोल्डिंग से। आगे चलें, नेक्स्ट, नीचे। इंकरेज करेगा, जो उसका रिफ्लेक्शन होगा। टीचर्स फोस्टर ऑन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग। जैसे बच्चा कोई क्वेश्चन करता है, उस पर रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको इंकरेज भी करने का काम यहां पर टीचर करेगा। रोल ऑफ प्रिंसिपल पे आ जाते हैं हम। रोल ऑफ प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, फिर से वही बात, फैसिलिटेटर ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, दोनों एनवायरनमेंट में अंतर क्या होगा? कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार जो एनवायरनमेंट है और कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार, कोई बताए? मैच देखने चले गए क्या सभी लोग? सर, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड होगा। चाइल्ड सेंटर्ड तो दोनों में ही होगा।
हाँ, I believe इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ब्रॉडन होगा कॉग्निटिव के कंपैरिजन में। क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करेंगे सर, क्रिटिकल थिंकिंग। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जितनी भी नई टीचिंग मेथड टर्मोलॉजी है, सबका प्रयोग इसी कंस्ट्रक्टिविज्म में कर लीजिएगा। क्या क्या है चल रहा है आज? क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, सारी इंक्वायरी बेस्ड। यस, जितनी भी न्यू पेडागोजी है जो एनईपी में कही गई है, वो सारी की सारी कंस्ट्रक्टिविज्म के एनवायरनमेंट में प्रयोग में आया, और जिसके लिए सपोर्ट में जितने भी रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटी है, वो सब के सब कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में यूज हो जाएंगी। सपोर्टर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एडवोकेट ऑफ एक्टिव लर्निंग, ये प्रिंसिपल के रोल है। ठीक है, इनोवेटिव, जितनी भी इनोवेटिव चीजें हैं, जब एक्शन रिसर्च आपने पढ़ा होगा, एक्शन रिसर्च भी एक इस प्रकार का पार्ट है जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म के एनवायरनमेंट में प्रयोग कर सकते हैं और कॉग्निटिव एनवायरनमेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल encourage teachers to adopt a collaborative and interactive teaching strategy that move beyond a traditional rigid and directive approach। अब इन चीजों को समझते ही आपको समझ में आया होगा, the role of teacher in constructivism is active learner and knowledge creator। Role of teacher in constructivism is the instructor or the facilitator, and the role of principal in constructivism is a facilitator of environment, supporter of flexibility, advocate and active learning। अब मेरा यह प्रश्न है कि what is the nature of teacher and student relationship in constructivism? Sir, knowledge creator and facilitator for that creation। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पर बताइए। Sir, teacher is responsible for the right construction of knowledge by the learner। स्टूडेंट नहीं है क्या रिस्पॉन्सिबल? कोलैबोरेटिव सर, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड टीचर एंड स्टूडेंट। जहां पर स्टूडेंट किसी गलत नॉलेज को कंसल्ट कर रहा है, वहां एज ए फैसिलिटेटर टीचर उसको डायरेक्ट करेगा। देखिए, कॉग्निटिव में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के मेंटल स्कैफोल्डिंग भी आ जाएगा, और इसमें क्या है, दोनों की इक्वल अथॉरिटी है। टीचर और लर्नर की, लर्नर और टीचर की दोनों की इक्वल अथॉरिटी है कंस्ट्रक्टिविज्म में, है कि नहीं? यस सर। क्योंकि फैसिलिटी के अभाव में बच्चा अपना नॉलेज जो है गलत क्रिएट कर सकता है। सही उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने पर वो उसका ज्ञान गलत कंस्ट्रक्ट हो सकता है। क्लियर इट? जी सर। यस सर। इसलिए कहा गया है कि नॉलेज इज शेयर्ड बिटवीन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर। जो वो शिक्षक बताना चाह रहा है वो भी बताए, या जो शिक्षक समझा है वो बताए, और बच्चा जो समझ रहा है या उसने जो समझ की एक सर्किल बना रखी है उसको भी शेयर करे। नहीं शेयर करेगा तो टीचर असेस नहीं कर पाएगा कि बच्चा नॉलेज किस वे में कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसलिए नॉलेज शेयरिंग जरूरी है। टीचिंग मेथड्स क्या यूज होगा? Yes sir. The relationship is like teacher and student both are co-learners. Yes sir. Yes sir. Yes, And sir. this process not only student but teachers also learns, I think। यस, बहुत अच्छा आपने कहा। कभी कभी बच्चे अपने कंस्ट्रक्टिविज्म से कुछ नई ऐसी चीजें बना देते हैं या बता देते हैं कि शिक्षक उस दिशा में सोच नहीं पाता, और उनके लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स हो जाता है। ठीक है? यस यस सर। यस। टीचिंग मेथड क्या क्या यूज होगा? कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, यस या नो? यस सर। प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, यस या नो? इन डेप्थ डिस्कशंस होंगे। यस सर। इंक्वायरी बेस्ड, यस सर। बिल्कुल होगा सर। अच्छा, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा? स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक होगा, और छोटे छोटे ग्रुप अगर हो तो ज्यादा कंस्ट्रक्टिविज्म की कॉन्सेप्ट को स्टेब्लिश किया जा सकता है।
यस सर, एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इसका पार्ट होगी। मैंने क्या कहा मैडम, जितनी भी टर्मोलॉजी एनईपी में आई है सारी के सारी चीजों का यूज कर दीजिएगा। अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए आए, अगर आपको कुछ नहीं लिखने आ रहा है और कंस्ट्रक्टिव समय वर्ड दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं यूज दिस पेडागोजी, जिसमें लर्न प्रॉब्लम क्रिटिकल और जितनी भी मेथोडोलॉजी आई है सबको सब वहीं लिख दीजिए। यस सर, दैट्स ऑल। रोल ऑफ टीचर। एक्सपर्ट टॉक हम लोग करवाते हैं, वो कॉग्निटिविज्म में आएगी या इसमें आएगी? क्या सर, पार्डन? एक्सपर्ट टॉक्स हो रही है ना जो पीएमसी स्कूल्स में। जी सर, सेमिनार्स हम लोग कर रहे हैं, उसको किस में लेंगे, कॉग्निटिविज्म में लेंगे? सर जब हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं जहां कोई इन्फॉर्मर बहुत ऐसी चीजें लाके देता है और बच्चे उस पर तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, तब तो वो कंस्ट्रक्टिव्स में आ जाएगा। अदरवाइज बच्चे लेक्चर सुनने के बाद वो बात को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, इसका फीडबैक देर में आ रहा है। तो ज्यादातर लोग पीपीटी यूज करते हैं ना आजकल, पीपीटी यूज करते हैं एक्सपर्ट टॉक में ज्यादातर लोग, जो भी हम लोग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। हाँ तो पीपीटी को यूज करते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं ज्यादातर लोग, वीडियो पीपीटी का यूज करके अपनी बात कहना। इसमें लर्नर कितना एक्टिव है? जी, लर्नर के एक्टिव पार्ट डिसाइड करता है कि ये मेथड कहां सुटेबल होगा। क्वेश्चनिंग बच्चे करते हैं, कॉग्निटिज्म होगा, कॉग्निटिज्म होगा, क्योंकि सर वहां पे बच्चा जो है एक पैसिव रिसिपिएंट है। नहीं, कॉग्निटिज्म में पैसिव कहाँ है, वहां तो एक्टिव है। बच्चा पैसिव, कॉग्निटिज्म में पैसिव रिसिपिएंट होता है। हाँ, रिसिपिएंट। बिहेवियरिज्म होगा सर, बिहेवियरिज्म होगा। बिहेवियरिज्म नहीं होता है। देखिए मैंने कहा था बिहेवियरिज्म को छोड़ करके बाकी दोनों थ्योरी में लर्नर जो है एक्टिव होता है। ओके सर, तो वो जो है रिसिपिएंट होता है इंफॉर्मेशन का ओनली। हाँ, यस यस यस, जिससे और कुछ नहीं होता है उसमें, वो सिर्फ लेक्चर सुनता है और उसकी मेंटल प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करता है। थैंक यू देवांगन सर, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि जो ये था चैप्टर था जिसमें हमने कहा था अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, थ्योरी को हम थ्योरी के की पॉइंट्स को समझें, उसी को बार बार दोहराएं। अब अपने माइंड में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करें, कैसे से प्रश्न आएंगे उसका एक उदाहरण बता देता हूं। या तो आपको बता देगा कि स्कूल का वातावरण ऐसा है तो रोल ऑफ टीचर या रोल ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, या तो प्रश्न ऐसा आएगा कि मनीष शर्मा एक कॉग्निटिव सपोर्टिंग टीचर है जो कॉग्निटिव थ्योरी को सपोर्ट करता है, उसके दृष्टिकोण से स्कूल की व्यवस्थाएं या टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या होगी, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, या किस थ्योरी को आप किस एज ग्रुप में ज्यादा प्रयोग करेंगे, किस विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी थ्योरी ज्यादा होगी। आजकल विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए, सारी चीजों को पढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्टिव थ्योरी सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए सपोर्टर आप किस थ्योरी के हैं, तो कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों को कहिएगा, क्योंकि इस समय जो है बिहेवियरल जो थ्योरी है, व्यवहारवाद की थ्योरी है, बहुत ओल्ड हो चुकी है, प्रासंगिक नहीं है। छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए नहीं है। सर ने बहुत अच्छा कंपैरिजन ये बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा सर। आप यहाँ से इसको अपने नोट्स के रूप में ले सकते हैं। रोल ऑफ टीचर लिखा हुआ है, पैसिव एक्टिव बढ़िया है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स वेरी गुड, एरर फ्री, हाँ बढ़िया है सर जी। तो ये दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पे आप जैसा अभी मनीष जी ने जो पढ़ाया है, ये 3 थ्योरी, इन तीनों थ्योरी को बिल्कुल सामने हमने रख दिया है कि सबसे पहली बात तो इसके की थ्योरिस्ट कौन है, कि थ्योरी ये किसने किसने दी है, इनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद में लर्नर का व्यू ऑफ लर्नर कैसा होता है, ये तीनों में बिल्कुल आपके सामने है। रोल ऑफ टीचर देखिए बदल जाता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है और यहाँ पे फैसिलिटेटर है। तो एट ए ग्लांस यू विल बी गेटिंग everything.
सो मनीष जी के जिस नोट्स से हमने पढ़े हैं पहले के 2 दिन पहले के वीडियोस में आपको मिल गए थे, ये नोट्स मैंने देने की आपको बात की थी। जो शुरू के दिन अगर ये आपको दिया जाता तब ये आपके लिए यूजफुल नहीं था, लेकिन अब मनीष जी की कक्षा के बाद में दोस्तों अब आप इसको आप पढ़ पाएंगे बहुत अच्छे से कि ये पूरा है, आपको डिटेल मिल जाएगा सारे। आप डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो आप डिटेल से पढ़िए। 24 पेज का, इट इज 24 पेजेस, इट कंटेन 24 पेजेस विथ 60 क्वेश्चन एंड दैट टू 60 क्वेश्चन। तो आप इसे आप आराम से पढ़िएगा। ये आज मनीष जी मैं 2 मिनट बोल लूंगा। अच्छा, आपने मुझे कहा था, मैं दोस्तों से ही पूछ लेता हूँ, वैसे 10:15 हो गए हैं, मेरे पास में 60 क्वेश्चन थे। अब क्या हम कल की क्लास में इन क्वेश्चंस का एक पूरा टेस्ट ले लें, क्योंकि अब ये लर्नर वाला पार्ट हो चुका था, पहले भी टीचर वाला पार्ट भी हो चुका है। मनीष सर, एज पर सिलेबस, दोस्तों मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। मनीष जी आप बने हुए हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट और देखें। व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। I'll get you back to the syllabus ताकि हम सॉलिड बात कर सके। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग लर्नर, ये जो पार्ट है पहला ए पार्ट, ये हम शुरू के 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं जो प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है। ये दोनों वीडियो मौजूद है। उसके बाद में दोनों ही वीडियो मनीष जी के हैं। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये जो हमने अभी पढ़ा था, ये पूरा पार्ट बी। अगर आप देखें, रोल ऑफ प्रिंसिपल, रोल ऑफ वाइस प्रिंसिपल, टीचर, लर्नर, इन सबको हमने पढ़ा है किसमें, इन 3 थ्योरी में, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, विथ स्पेशल रेफरेंस टू ऑल दीज। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये पार्ट 2 भी ओवर हो गया मनीष जी की कल के लेसन, मतलब फर्स्ट लेसन और इस सेकेंड लेक्चर में, इन 2 घंटे की वीडियो में। दोस्तों आप, मनीष जी मैं आपको बधाई देता हूँ, पूरे ग्रुप के सदस्यों को बधाई देता हूँ। राइट फ्रॉम दिनेश जी पवार है, राइट फ्रॉम 9 o'clock। जी सर। अभी तक की सदस्य संख्या पूरी 100 थी सर, जस्ट 1 डाउन राइट सर 101 सर, मनीष जी को भी मिलाइए उसमें। मैं 101 मनीष जी, ये शुभ 101 participants and throughout the time friend, throughout the friend, because we feel we have not a single minute, we have not wasted a single minute। मैं ये केवल आपको ये की इसलिए बता रहा हूँ, इसमें तो खैर मनीष जी को ही बोलना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे केवल फैसिलिटेटर के रूप में बताना है आपको कि ये पार्ट बी भी आपका क्लियर हो गया। दोस्तों अगर अभी समझ में नहीं आए, वीडियो आपको 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मिल जाएगा। आप सुबह वीडियो देखिए, रात में देखिए, जैसी आपकी मर्जी है वैसा देखिए। तो पार्ट बी भी इसका क्लियर हो गया है दोस्तों। अब मनीष जी ये देखें, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, ये सब कुछ कवर हो चुका है। और ये मनीष जी का जो पीडीएफ है वो तो आपको दिया ही जाएगा, जिससे आज हम पढ़ रहे थे, कल वाला आपको मिल चुका होगा। और ये जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, इसमें ये सारी थ्योरी है। मैं केवल एक बार दिखा देता हूँ, हल्का सा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये थ्योरी आप यदि आप पढ़ना चाहे अलग अलग सेपरेटली डिटेल में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया 24 पेज का है, उस 24 पेज में मैक्सिमम पेजेस जो है, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं। देयर आर 10 पेजेस फॉर द होल थिंग एंड देन कम्स आवर क्वेश्चंस। 11 पेज में इसे समेटा गया है और बाकी के 13 पेज में क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को यदि आप चाहे तो कल हम डिस्कस करें या इसे छोड़ दें। मनीष जी कल आप क्या तीसरा टॉपिक लेंगे? तीसरा टॉपिक है सर प्लानिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। यस सर जी, इसमें से क्वेश्चन आएंगे और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो इसको मैं जो ऐसी चीज है जो थोड़ा सा जिसकी टर्मिनोलॉजी है आजकल चल रहा है, उसको इसकी एक पीपीटी में बना लूंगा और कल इस टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको दोपहर में बता दूंगा सर। जी 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 ठीक है सर। दोस्तों या तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे या फिर यदि ये पार्ट सी, हालांकि मनीष जी से मैंने पहले भी निवेदन किया था, आज मेरी उनसे 2 घंटा मीटिंग हुई। दोस्तों 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की मीटिंग और 2 घंटे मनीष जी पर्सनली बैठे, तब कहीं जाके हुआ। अगर कल क्लास नहीं हो पाती है तो हम इस 60 क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे। क्या आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हैं? जी सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर।
हम चाहते हैं कि यदि टेस्ट क्लास हो। नहीं जी सर। यदि क्लास नहीं होती है तो बिल्कुल सर। टेस्ट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मनीष जी रहेंगे कक्षा में सही उत्तर देने के लिए, क्योंकि हम थ्योरी पे बेस्ड नहीं रहेंगे। जो सही उत्तर है ए उसका सही उत्तर है, तो बी सी और डी क्यों नहीं है वो मनीष जी हमें एक्सप्लेन करते रहेंगे। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है जी आदेश। जो कि परीक्षा जो है डिस्क्रिप्टिव है, तो मैं सभी अपने जितने भी सुनने वाले हैं वरिष्ठ सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि एक प्रश्न मैं दे रहा हूं अपने प्रेजेंटेशन के बाद, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज को देखे हुए उसको पैराग्राफ वाइज 4 लाइन 5 लाइन में लिखने की कोशिश करिए। ये हैबिट बना जरूरी है, जो हमारी हैबिट छूट गई है, या मेमोराइज चीजों को, समझी हुई चीजों को लिखना। तो अगर आप लोग की मतलब अनुमति मिले तो मैं एक प्रश्न दे दूंगा जिसका आप डिस्क्रिप्टिव लिख करके खुद ही असेस्ट कर सकते हैं आप कि आप कितना लिख पाए हैं उस पर। बहुत बढ़िया। और यहाँ तक कि यदि आप पढ़ते पढ़ते इसका वीडियो देख रहे हैं तो आपने उसे टाइप किया, आप उसे ग्रुप में भी लिख सकते हैं अपने आंसर को, या आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि आपके उत्तर की समीक्षा न केवल आप करें बल्कि पूरी दुनिया करे जो भी उसको देख रहा है। मनीष जी भी पूरे वीडियो में सारे कमेंट पढ़ते हैं। मैंने उनसे भी कहा, निवेदन किया है कि आप अपने उसमें एक्सपर्ट राय देते रहें। तो अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की जो बात आती है, जैसा मनीष जी ने कहा, बहुत ही अच्छा आइडिया है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हैं। व्हाट इज बिहेवियरिज्म एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस क्लासरूम टीचिंग। तो ये प्रश्न आप ले लीजिए, पीडीएफ आपको मिलेगा। पहले 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के, या तो आप पहले इसका उत्तर स्वयं लिखिए और फिर इसका उत्तर देखिए, या फिर इसका उत्तर पढ़ लीजिए, पीडीएफ को पलट दीजिए, फिर वही उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिए कि आप इन शब्दों से सजा के लिख पा रहे हैं कि नहीं। आप ये मान के चलिए यही प्रश्न आया है, अब मुझे इसका उत्तर लिखना है। इस प्रकार से पूरी थ्योरी को कवर करते हुए दोस्तों प्रयास किया गया है। जैसा कि मैं हमेशा क्रिस्प वर्ड यूज करता हूँ, क्रिस्प वर्ड मुझे आप लोगों ने ही दिया है कि देवांगन जी आपके नोट्स क्रिस्प हैं। तो ये 20 प्रश्न है दोस्तों, पूरी थ्योरी में से 20 प्रश्न हम निकाल सकते हैं और उसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। उत्तर को आप स्वयं पढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और तो आंसर लिखते समय Sir, I have yes, madam, please. Sir, actually, see, we have listened to some beautiful lecture, but finally we need to make some reference. We need to make our own notes, sir. See, right now we might remember it. 20 days from today, I think we need time. We have listened to a very beautiful lecture, but for us to remember after 20 days, we need to make notes. And for that, we need the PDF. Yes. So what I very strongly believe is that, see, we need to make our own notes based on what we have heard and also the PDF. And later on, we'll be able to. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ कॉमन उसको आप अपने शब्दों में लिखिए और कीवर्ड्स जरूर लिखें। कोई जरूरी नहीं लिखें, एग्जाम्पल दे के लिखें। कीवर्ड्स जो उसके लिए यूज हैं उनका प्रयोग अपने आंसर में करें ही करें, पॉइंट वाइज लिखें। So like someone else said, we need the PDF so that we can make our own notes right now. With the knowledge what sir has given us being very fresh in our mind, plus the PDF will enable us to make good notes which will come of help when we revise before the examination. Yes. Anju madam, you know very well, every day, immediately after the class, you not only get the video as well as you get the same PDF by which you have been taught. So that at any point, if you want to refer to that particular area, what Manish sir has taught, for that reason, immediately it is provided to you. So I hope you get it. Even this PDF also? Yeah, obviously, madam. Yes, ma'am. We will give this one and this one as well. So what I will do, I will remove the multiple choice question part. Yes, sir. Please. And I can do anything, madam, on this. I will remove this part. Let the theory part be given to you. I will remove this 50 question and I will give this part, theoretical part, and this, what do you call, the whole of the lot. So that tomorrow we can go ahead either with the question. Yes, Pradeep Verma ji. Sir, Pradeep ji, 1 minute का समय.
सर मैं यही कहना चाह रहा था ना कि जैसा जैसा डिस्कशन हुआ ना, तो कल के लिए सर टेस्ट को फाइनल ही रख दीजिए, और जिससे जैसा आपने कहा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसको अपने शब्दों में लिखे हम लोग, वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड सर को भी राहत मिल जाएगी, और साथ साथ सर भी इस पर कंटेंट तैयार करके परसों हमें नेक्स्ट टॉपिक को डिलीवर कर सकेंगे। यस प्रदीप जी, एग्री विथ यू, लेकिन ऐसे हम हर टॉपिक के बाद एक दिन टेस्ट रखेंगे, तो हमारे पास केवल 20 दिन है। दिस आल्सो इज टू बी केप्ट इन माइंड। सो व्हाट आई वांट कि आप अपने घर पे जो पढ़ रहे हैं वो तो खैर पढ़ ही रहे हैं, बट आई वांट कि मैक्सिमम चीजें पढ़ाने के पार्ट से कंप्लीट हो जाए, सो दैट ऑन योर पार्ट यू पीपल कैन कीप ऑन डूइंग द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। सो अगर मनीष जी टेस्ट तो होगा, लेकिन वो उस केस में, इन केस मनीष जी इज नॉट टेकिंग द क्लास, एंड इफ मनीष जी इज टेकिंग द क्लास, वी वुड लाइक कि एक वीक में देवांगन सर, इससे बड़ी बात देवांगन सर, जी दिनेश जी, इट्स माय सजेशन, पहला यदि टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यदि हमारे कोई पीजीटी साथी हमारी मदद करें तो इस टेस्ट को गूगल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करके इसमें डाल दें, तो इससे सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, और कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है वो मनीष जी के पास या आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। सर मेरा एक सजेशन है कि आप सभी विद्वान साथी हैं, टेस्ट अगर आपको मिल जाए और आप सिर्फ कर रहे हैं और आंसर की दे दिया जाए हम लोग, तो वो समय की बचत होगी, आप अपने समय के अनुसार अपना टेस्ट हल कर लेंगे। हम कंटेंट पहले पहुंचा दें। Yes, sir. Yes, sir. सर ये yes fine, yes, so it is clear। Yes sir, बिल्कुल ऐसा ही सही है। Today you will be getting the whole PDF along with the answers and MCQs, and be very honest, आंसर बिना देखे आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, आंसर से चेक कीजिए, और कल चर्चा कीजिए, मार्क्स बताइए, ग्रुप में आप अपने मार्क्स लिखिए, ग्रुप में ना लिखिए, आप अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए रखिए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस पर आप क्वेश्चन मनीष जी से पूछे। तो टुमारो, अच्छा लास्ट सजेशन सर, दोस्तों 1 मिनट का समय दीजिएगा, ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, आप लोग जाइएगा नहीं, हम बात करेंगे, अभी मनीष जी मौजूद है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव सीन ऑल दिस वीडियो हियर with the PDF. You will be given both the PDF and MCQs and theories. Keep on watching it, study it. All the best. Thank you, and see you tomorrow in the next video.